नमस्कार दोस्तों। तो आज हम क्लास 6 का जो हिस्ट्री का चैप्टर 4 था जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। इतिहास में जो टाइम है, समय है, उसका मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि इतिहास का बुक तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन टाइम का जो मेजरमेंट है उसमें वो गड़बड़ हो जाती है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखना। अब चलते हैं, क्योंकि क्लास 6 का ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये निश्चय किया है कि वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हम जो है बच्चों को इसके बारे में बताएंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई भी वर्ड मीनिंग या कंफ्यूजन ना बच पाए। तो चलते हैं हम। तो यहां बोलता है कि इच सोसाइटी एंड कल्चर हैज इट्स ओन वे ऑफ मेजरिंग टाइम्स। कहता है कि प्रत्येक जो सोसाइटी है और उनके जो कल्चर हैं, उनके अपने अपने तरीके हैं टाइम को मेजर करने का। मेनी इवेंट सच एज द बर्थ ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन। अभी किस प्रकार से हो सकता है, तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे किसी इंपॉर्टेंट जो पर्सन का बर्थ इवेंट है उसको जो है वो मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ शक संवत चलता है, ठीक है। तो इसके साथ भगवान बुद्ध का जो जीवन है, भगवान बुद्ध का जो जन्म है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी प्रकार से जो ईसाई लोग हैं उनमें जो जीसस क्रिस्ट हैं, उनका जो जन्म दिवस है उसको जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसी प्रकार से इस्लाम में भी अलग है, क्रिश्चियन जो जीव्स लोग हैं उनका अलग है, चाइनीज लोग हैं उनका अलग है। तो कहता है, यहाँ कहने का मतलब है कि जो कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सन का बर्थ है और द स्टार्ट ऑफ अ रूलर रीजन, मतलब किसी भी रूलर का जो रीजन स्टार्ट होता है वो हैव ऑफ्टन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इरा। उसको यूजुअली जो है वो नए इरा के शुरुआत के रूप में, मतलब नए इरा के बिगिनिंग के रूप में उसको मार्क्ड किया जाता है, वहां से शुरुआत माना जाता है। जैसे हम बताएं शक संवत का शुरुआत जो है वो भारत में इसी आधार पर हुआ था। एट प्रेजेंट अभी क्या है कि द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड। अभी फिलहाल में जो हम कैलेंडर का यूज कर रहे हैं वो कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसको वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है साइड बाय साइड। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है सिर्फ उसी का यूज किया जा रहा है, बाकी और साइड से क्या हो रहा है कि जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ज्यूस हैं, चाइनीज हैं and other calendars are also used for calculating the date of festivals and other auspicious events। मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज वर्ल्ड वाइड तो किया ही जा रहा है, इसके साथ साथ जो हिंदू कैलेंडर्स हैं, मुस्लिम हैं, ज्यूस, चाइनीज और दूसरे जो इस प्रकार के कैलेंडर्स हैं उनका भी यूज किया जा रहा है। किसी भी जो फेस्टिवल या किसी कोई जो ऑस्पिशियस इवेंट है, मतलब कोई पवित्र इवेंट है, घटनाक्रम है, तो उसके तो ये जो ऑस्पिशियस इवेंट्स हैं या कोई जो फेस्टिवल है उनके लिए अलग अलग प्रकार के भी जो कैलेंडर्स हैं उनको साइड बाय साइड यूज किया जा रहा है। आप हमेशा देखते होंगे कि कैलेंडर में जो है मकर संक्रांति का या जो लोग एकादशी उकादशी करते हैं तो
उस कैलेंडर में कुछ कह रहा है, उस कैलेंडर में कुछ कह रहा है। तो वो क्या है कि अलग अलग जो कैलेंडर्स हैं वो अलग अलग मान्यताओं के अनुसार जो बनाए गए हैं, तो इनका भी यूज जो है वो उन अलग अलग कंट्रीज में किया जा रहा है। जैसे जो मुस्लिम बहुल कंट्रीज हैं वो अपना मुस्लिम कैलेंडर का यूज करते हैं, जो चाइनीज लोग हैं वो अपना लोकल कैलेंडर यूज करते हैं, हिंदू लोग भी अपना पंचांग जो है उसका यूज करते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर पूरा देखा जाए तो मेनली ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसी का यूज किया जाता है। इन द वेस्ट द कन्वेंशनल ईयर ऑफ द ज्यूस क्रिस्ट बर्थ has generally been taken to be the starting point। कहता है कि पश्चिम में, देश में मतलब पश्चिम जो दुनिया है मतलब यूरोप में, कहता है कि जो कन्वेंशनल ईयर माना जाता है जिस जो जीसस क्रिस्ट का जो जन्मदिन है उसको ही परंपरागत रूप से स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। समय का जो शुरुआत वाला पॉइंट है ये जीसस क्रिस्ट के बर्थडे को ही माना जाता है। यही कन्वेंशनल डेट है। कहाँ? तो यूरोपियन कंट्री के लिए, यूरोप में यही जो है वो यूज किया जाता है। एंड यूज टू बी मार्क्ड विद एडी, और इनको जो है वो एडी से मार्क किया जाता है। ये एडी क्या है? तो कहता है कि an abbreviation for the Latin phrase that refers to the year after Jesus' birth। जीसस के बर्थ के बाद का जो टाइम है उसको रिफर्स करने के लिए ये एडी जो शब्द है उसका यूज किया जाता है। तो जो वेस्ट है वहां जो उनके जो भगवान हैं जीसस क्रिस्ट हैं, उनके बर्थडे को ही कन्वेंशनली तरीके से शुरुआत माना जाता है, वर्ष का शुरुआत माना जाता है। उसको एडी से डिनोट किया जाता है, एडी से उसको चिन्हित किया जाता है। कहता है कि हाउएवर दिस इज नाउ कॉल्ड द कॉमन इरा और सी अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन आज इसको जो है वो कॉमन इरा और सीई के नाम से जाना जाता है। अब दिक्कत क्या था कि भाई जीसस क्रिस्ट का जो बर्थडे था, ठीक है ना, तो उसको ये जो लोग थे वो बीसी, ध्यान देंगे थोड़ा सा, बीसी मतलब जीसस क्रिस्ट के बर्थडे से पहले बीसी, और उसके बाद वाला जो टाइम था उसको एडी के रूप में ये लोग लेते थे। अब बहुत सारा लोग कहने लगा कि भाई कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ज्यूस है, कि भाई हमको जीसस से क्या मतलब, हम जीसस को अपना वो नहीं मानते हैं। तो इसलिए ये डिमांड उठने लगा कि भैया ये जो है बिफोर क्रिस्ट, इसको बदल के और एक कॉमन उसको कर दिया गया। क्या? तो सीई कर दिया गया। अब ये सीई क्या हो गया? तो ये सीई हो गया कॉमन इरा। फिर कहता है कि एग्जाम्पल जैसे 1947 द ईयर्स इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जिस समय भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, कैन बी रिटेन एज 1947 एडी, जिसको अब हम 1947 एडी के रूप में लिखेंगे, या कभी कभी एडी को पहले भी लिख देते हैं, एडी 1947, और 1947 सीई या उसको 1947 सीई भी कहा जाता है, मतलब कॉमन इरा। अब यहां आप देख लीजिएगा बीसी और ये एडी, बीसी एडी को सीई भी कहा जाए। अब जब नाम वो बदला, मतलब ये जब डिमांड उठा कि भैया हम जीसस क्रिस्ट को तो मानते नहीं, इसलिए कोई कॉमन नाम होना चाहिए, तो एडी जो है वो सीई बन गया और बीसी जो है वो बीसीई बन गया। मतलब बीसी जो था बिफोर क्रिस्ट वो बन गया बिफोर कॉमन इरा, और एडी जो था मतलब जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद वाला जो टाइम था वो बन गया कॉमन इरा। तो अगर कहीं बीसी या बीसीई आता है तो भी आप समझ लेना वो बराबर ही है, और अगर एडी और सीई आता है
तो ये दोनों भी बराबर ही हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं संवत से पूर्व, हिंदी में संवत से पूर्व, और इसको हम बोल सकते हैं संवत के बाद। ये जो बाद का टाइम है वो। अब similarly the years before the conventional date for the birth of Jesus are counted backward and used to be marked with BC। मतलब इसी तरीके से जो जीसस क्रिस्ट का जन्म से पहले वाला जो टाइम था उसको बीसी कहा जाता था, बिफोर क्रिस्ट कहा जाता था। लेकिन दे आर नाउ, अब डिमांड उठने लगा कि भैया हम जीसस क्रिस्ट को तो मानते नहीं है, तो हमको जीसस क्रिस्ट से क्या मतलब है। तो अब क्या हो गया कि दे आर नाउ कॉल्ड बिफोर कॉमन इरा। अब इसको जो है वो बिफोर कॉमन इरा नाम दे दिया और कहा कि अच्छा ठीक है, बीसी नहीं मानते हो, क्रिस्ट को नहीं मानते हो, तो फिर बीसी को मान लो, बिफोर कॉमन इरा मान लो, और हम लोग जो है इसी को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 506 BCE as an approximately year of गौतम बुद्धा, जो 560 BCE है, जिसको हम ईसा पूर्व कहते हैं, तो वो भगवान बुद्ध का जो जन्म है उसका वो एक अप्रोक्सीमेट मतलब करीब करीब वो समय माना जाता है कि भगवान बुद्ध का ये जन्म था। whom we will रीडिंग चैप्टर 7, जिसके बारे में हम चैप्टर 7 में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी इयर्स एगो दैट वाज, कि भाई ये जो भगवान बुद्ध का ये जो जन्म था वो कितना दिन पहले हुआ था। मतलब 560 BCE में हुआ था। तो चलिए उसके बारे में और हम विस्तार से आपको बताएंगे। पहले इतना समझ लीजिए, जब वो पूछ रहा है कि 560 ईयर BCE है तो 560 हो गया उधर, और अभी कितना है ये 2025 में से आप -1 कर दीजिए और जो टाइम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए 560 में 224 जोड़ दीजिए, मतलब 2584 ईयर्स एगो। मतलब भगवान बुद्ध का जो जन्म था वो आज से 2584 ईयर्स एगो उनका जन्म हुआ था। अब हम चलते हैं ये जो कैलेंडर है जिसका यूज किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके तरफ। अब यहाँ थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में हम लोग ये देख लेंगे। यहाँ पे नीचे जो है हम थोड़ा सा उसको लिख दिए हैं, चूंकि सिलेबस में नहीं फिर भी इसको हम शामिल कर दिए हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले जो कैलेंडर यूज किया जा रहा था उसको जूलियन कैलेंडर्स कहा जाता था। ये 46 BCE से ये कैलेंडर जो है वो यूज किया जा रहा था, जूलियन कैलेंडर, जिसको ओल्ड सिस्टम कहा जाता है। और बाद में 1582 CE सेंचुरी में ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो प्रकाश में आया, जिसको न्यू सिस्टम कहा जाता है। और चूंकि ये पोप ग्रेगरी जो 13 है उनके काल में ये लागू किया गया था, उनके प्रयासों से इसको लागू किया गया था, इसलिए इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर का नाम दिया जाता है। तो अब क्या हुआ कि भाई जो पहले 46 BCE में जो जूलियन कैलेंडर यूज किया जा रहा था उस कैलेंडर को रिप्लेस कर दिया गया और उस कैलेंडर के स्थान पे नया जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको लागू किया गया 1582 सेंचुरी में। अब यहाँ पे कुछ बोल रहा है एक्सप्लोर करने के लिए कि भाई आप इसको एक्सप्लोर करिए। तो कहता है कि सच कैलकुलेशन आर सिंपल, इस तरीके के जो कैलकुलेशन है वो सिंपल तो है, बट देयर इज अ कैच। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक बीच में गैप आ जाता है। क्या, इसको ध्यान से आप समझिएगा।
कहता है कि इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर देयर इज नो ईयर जीरो। मतलब जो जूलियन कैलेंडर था वहां जीरो तो था, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या हुआ कि यहाँ कोई जीरो नहीं था। द ईयर 1 सेंचुरी फॉलोज इमीडिएटली द ईयर 1 BCE। मतलब 1 सेंचुरी जो ईयर आता है वो 1 BCE के तुरंत बाद आ जाता है, बीच में जो है वो जीरो नहीं आता है। अब यहाँ कहता है कि ड्रॉ सिंपल टाइमलाइन मार्किंग एवरी ईयर फ्रॉम 2 BCE to 2 CE। You will see that because of the absence of a zero, only 3 years have passed between those two dates। ये आप यहाँ पे एक टाइमलाइन जो है उसको बनाइए जो कि 2 BCE से 2 CE तक है, और आप यहाँ देखेंगे कि क्योंकि जीरो का एब्सेंस होने के कारण जो 2 BCE और 2 CE है उसके बीच में 3 इयर्स जो है वो आते हैं। अब कैसे, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ 2 BCE के बाद 1 BCE और 1 BCE के बाद 0 आना चाहिए, 0 आएगा, उसके बाद फिर 1 CE 2 CE, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। आप मैथ में भी पढ़ते होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो उसमें भी आप देखते होंगे कि भाई प्लस में एक असेंड आगे बढ़ रहा है और फिर माइनस में जा रहा है और बीच में जीरो है। तो यहाँ हम अगर देखते हैं तो इसके बीच में 1 2 और ये जीरो तो है, लेकिन एक वर्ष ये भी जो है वो बीच में ले लेता है, तो बीच में कितना हो गया, 3 साल जो है इसके बीच में आता है। इसलिए कहता है कि सो टू कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ ईयर्स बिटवीन अ BCE डेट एंड अ CE डेट, इसलिए जब एक BCE डेट और एक CE डेट के बीच का अंतर पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, यू शुड ऐड देम बट सब्ट्रैक्ट 1 इन दी एबव केस 2 + 2 - 1 = 3। तो हम क्या करते हैं कि इस स्थिति में हम वो दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन उसमें से एक जो है वो उसको घटा देते हैं। एक इसलिए घटाते हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है, ये डायरेक्ट 1 आ जाता है, 1 के बाद डायरेक्ट 1 आ जाता है, क्योंकि जीरो आना चाहिए था तो जीरो नहीं है। इसलिए हम जब भी 2 सेंचुरी के बीच में जब वो हमको टाइम का कैलकुलेशन करना होता है तो दोनों को जोड़कर और हम उसमें से एक घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप एग्जांपल अगर पूछे कि 4 BCE और 4 CE के बीच अंतर कितना है, तो 4 + 4 - 1 = 7। और इसी प्रकार से भगवान बुद्ध का जो जन्म है उसको हमने निकाला कि 560 BCE प्लस अभी टाइम चल रहा है कितना, तो 2025, तो दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर दिए, मतलब 2584 ईयर्स एगो आज से भगवान बुद्ध का जन्म माना जाता है। तो यहाँ जो है वो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इसको समझ गए होंगे। फिर यहाँ कहता है कि प्रैक्टिस अ फ्यू एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल से कुछ प्रैक्टिस भी करना है विथ योर क्लासमेट फॉर एग्जाम्स टू टर्न टू द क्वेश्चंस अबाउट द बुद्धा। सपोज वी आर नाउ इन द ईयर 2024। कह रहा है कि सपोज करिए कि आज जो है वो, चूंकि ये बुक लिखा गया है 2024 में, इसलिए 2024 किया है। अगर आपको मन है तो भाई अभी 2025 में हम पढ़ रहे हैं तो हम उसको भी ले सकते हैं। देन दी बुद्धा वाज बोर्न 560, वही 560 प्लस 2024 - 1 = 2583। यहाँ क्योंकि हम 2025 किए हैं, यहाँ 2024 है, इसलिए एक साल यहाँ कम आ रहा है। ईयर्स एगो, मीनिंग ईयर्स एगो। तो इस प्रकार से आप जो है वो समय का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी सेंचुरी में, मान ली सपोज दैट आपसे ये पूछा गया कि भाई 825 BCE आज से कितना साल पहले था, तो आज से कितना साल पहले था, तो 825 BCE
प्लस आज 2025 में से -1 कर देंगे और जो आएगा वो। अब ये जो BCE है वो अलग अलग टाइम पीरियड हो सकते हैं, ठीक है ना। बिगिनिंग ऑफ डायनासोर्स हो सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ अलेक्जेंडर का जो अटैक है भारत पे वो हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी महत्वपूर्ण टाइम हो सकता है। ये बर्थ डेट ऑफ भगवान बुद्धा हो सकता है, ये तो आप देख ही रहे। तो इस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार का इस तरीके का क्वेश्चन आता है जो कि BCE और CE में है और उसके बीच अगर डिफरेंस निकालना है तो आप इसको ध्यान में रखना और इस तरीके से उसको निकालना। अब यहाँ जो है वो कुछ टाइमलाइंस दिए गए हैं आपको समझाने के लिए कि भाई BCE और CE जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ इस टाइमलाइन के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है। जैसे यहाँ 1200 BCE जो कि एंड ऑफ द लास्ट आइस एज माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पे 5 आइस एज आए और वो जब एक लंबा समय तक जब आइस एज आता था तो वो पूरा का पूरा जो पृथ्वी है वो स्नो से ढक जाता था। जैसे डायनासोर का अंत हुआ तो डायनासोर का अंत यही रीजन था कि उस समय डायनासोर का जो टाइम था तो उस समय भी जब आइस एज आया पूरा पृथ्वी जो है वो बर्फ से ढक गया तो जो जीव जंतु हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो सबसे लास्ट जो आइस एज आया है वो 1200 BCE में आया है। पता नहीं आगे कब आएगा, जब आएगा तो हम लोग का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर से एक नया शुरुआत होगा। उसके बाद करीब 1000 BCE, पहले 12,000 BCE, उसके बाद 1000 BCE और उसके बाद 8000 BCE। यहाँ 12,000 है, यहाँ 10,000 है, ठीक है। उसके बाद 8000 BCE, तो 8000 BCE में कहता है कि इस समय जो है वो सबसे पहला फर्स्ट सेटलमेंट देखा गया एंड बिगिनिंग्स ऑफ द एग्रीकल्चर। मतलब आइस एज के बाद, मतलब 12,000 BCE के बाद एक लंबे समय तक आकर 8000 BCE में सबसे पहला फिर से जो लोग थे वो सेटल्ड होने लगे और सबसे प्राचीनतम जो एग्रीकल्चर के साथ मिले हैं वो भी इसी टाइम में मिले हैं। उसके बाद 6000 BCE में पॉटरीज मिला है। पॉटरी टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो पॉटरीज कहने का मतलब मिट्टी का जो घड़ा उड़ा है, बर्तन उर्तन जो है वो बनाने के साक्ष्य मिले हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। अब कहता है इंडियन, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या है। तो सिर्फ इंडिया के लिए ही सब कॉन्टिनेंट यूज किया जाता है। तो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इंडिया जो है वो एक बड़ा भूभाग है, एक बड़ा क्षेत्र है। आज का जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, उधर जो है एक तरीके से जो बंगाल है जो कि आज बांग्लादेश बन गया है वो है। तो ये सारा का सारा जो एरिया था वो कभी भारत का ही एक अंग माना जाता था, भारत का ही वो पार्ट था। और वहां आज भी, मतलब ये जो इतना बड़ा एरिया है वहां आज भी वहां के जो लोग हैं वो एक कॉमन जो कल्चर है, कॉमन जो सिविलाइजेशन है उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, कॉमन कल्चर को मानते हैं, कॉमन लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं। उनका रहन सहन जो है वो एक तरीके का है जिसमें कुछ कॉमननेस पाया जाता है। इसलिए भारत को एक उप महाद्वीप कहा जाता है। मतलब वैसे तो भारत एशिया महाद्वीप में है, लेकिन एशिया महाद्वीप में होते हुए भी भारत के लिए सब कॉन्टिनेंट का यूज किया जाता है क्योंकि भारत खुद में एक महाद्वीप के जैसा है, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस समय 6000 BCE में पॉटरी टेक्नोलॉजी जो है इंडिया का वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद 4000 BCE में जब हम आते हैं, 6000 BCE के बाद यहाँ 5000 के करीब आप जब आते हैं तो हम देखते हैं द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटीज
इन मेसोपोटामिया का जो सभ्यता, जिसको विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में माना जाता है, जैसे भारत का सबसे प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता को माना जाता है, वैसे ही विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है, जो करीब 5000 BCE में ये डेवलप्ड हुआ था। उसके बाद मेसोपोटामिया के सभ्यता के बाद जो है बिगिनिंग ऑफ कॉपर मेटलर्जी, कॉपर का जो यूज है वो होने के वो प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 4000 से 2000 BC के बीच का जो काल है, वहां हम देखते हैं इंदु सरस्वती सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, जो कि भारत का सिविलाइजेशन है। यहां हम क्या देख रहे हैं, वर्ल्ड का जो सबसे फर्स्ट सिटीज है मेसोपोटामिया, उसका जो है वो विकास होता है कब, तो 6000 से 4000 BC के बीच में इसका काल है। और भारत में 4000 BC से 2000 BC के बीच का जो काल है, वहां इंदु सरस्वती सिविलाइजेशन का जो विकास है वो देखा जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंदु मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इंदु सिविलाइजेशन बोलते हैं, भारत हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता इसको बोला जाता है। लेकिन इस बार एनसीईआरटी ने इसका थोड़ा इसमें चेंजिंग किया है और इसको इंदु सरस्वती सिविलाइजेशन बोला है। अब उसके बाद फिर जब हम चले आते हैं यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं करीब वही 600 BC के 560 BC के करीब बर्थ ऑफ बुद्धा। उसके बाद इसके बाद अशोका का काल आता है। उसके बाद ये जो मेन टाइमलाइन है जो कि बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट का है, जो कि यहां आकर ये 0 हो जाता है। ठीक है, और अब यहाँ 0 से फिर ये स्टार्ट होता है 2000 CE। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2000 BC, 4000 BC, 6000 BC, 8000 BC, 10,000 BC, 12,000 BC तक ये आगे बढ़ते जा रहा है। और उसके बाद एक एंडिंग पॉइंट आता है 0, और 0 के बाद फिर स्टार्ट होता है क्या, तो 2000 BCE से। अब इसके बीच में, क्योंकि ऐसा नहीं है 2000 BC और 2000 BCE के बीच में पूछ देगा आपसे, सपोज दैट, चलिए इसको हम देख लेते हैं कि भाई 2000 BC और 2000 CE के बीच में कितना टाइम पीरियड है, तो 2000 प्लस 2000 -1 मतलब कितना हो गया, 3999 ईयर। इसके बीच में टाइम है। अब आते हैं यहां हम लोग अभी जो है वो 2000 CE में, सेंचुरी में है, वी आर हियर, हम लोग अभी यहाँ है। तो इस प्रकार से आप जो है वो इसको देखें कि हिस्ट्री में जो टाइम है उसका मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपको कहीं से और भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो आप जो है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं। बाकी आशा है कि आपको ये जो टॉपिक था वो अच्छे से समझ में आया होगा। बीसीई क्या है, सीई क्या है, एबी क्या है और बीसीई क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।